यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल में शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेली नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है, और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपनी जीत की सराहना करने के बाद वह तुरंत हेली को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसलता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद करने बुलाता है, लेकिन उससे पहले न देखने को लेकर चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरे खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है, जो किसी के द्वारा गिर गया है। कोई कुछ भी समझने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काटकर खुद को संभालती है, लेकिन अपनी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कंटेले का तार में फंस गया और वह गिर पड़ी। वहाँ वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को जानते हैं, जहां समाचार एक के बाद एक कारों की चोरी का खुलासा करते हैं। यहां तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोने देखने का दावा करते हैं। हम फिर से इस क्षेत्र में एक गुजरती कार को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्रिस, जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतरकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उसे ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूर पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यह कई घंटे बिताने पड़ते हैं। यह सुनकर ही वह अपनी कार की ओर दौड़ और चिंतित हो गया। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार घुमाता है और वह कंपनी को उसके देर से आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन काट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन के संकेत को देखता है और वहां उसी अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उसके पास से गुजरते हुए एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन मर चुका है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अचानक उनकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला उबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगलों को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहां उन्हें शॉर्टकट का बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को उस उबड़-खाबड़ रास्ते पर ले जाता है और वहां एक मरे हुए हिरण को देखता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में एक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उनसे संपर्क किया है और उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने का कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस ने उन्हें वहां जाने से मना किया। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसन कारों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़कर फेंक दिया है। दूर चलने पर उन्हें कारों के जलते टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संकेत देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हम फ्रिंसन और इवान को देखते हैं, जो पास ही झाड़ियों में
हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करने जाता है, लेकिन फ्रिंसन उसे न पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाती है। चलते समय उसने इवान के जूते को देखा। जैसे ही वह उसके पास जाता, वह इवान एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत के बीच बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर फ्रिंस परेशान हो गया। वह मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। वे सभी एक संबंध बनाने के लिए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देती है। इसे पता चलता है कि इस घर की लंबी समय से सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ शीशे और कार की चाबियां मिलती हैं। फ्रिज खोलकर वह हैरान रह जाते हैं। हमें रेफ्रिजरेटर में विभिन्न अंग पाते हैं, जैसे कि वह कांटेदार तार दिखाई देते हैं जिसकी उसकी कार का टायर फाड़ दिया था। अब चारों भागने लगते हैं। उसी समय क्रिस खिड़की से झांकता है और वह एक आने वाले वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे से की ओर दरवाज़ा बंद पाकर वह सभी डर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिल कमरे में प्रवेश करता है और बस फ्रिंसन के शव को फेंक देता है। और हम क्रिस और जैसे कि और देखते हैं तो जो जख्मी हैं उन्हें उनके शव को देखा। हम उन 3 नरभक्षी को देखते हैं जो पहली बार फ्रिंसन के शव को मेज़ पर रखते हैं। वे उसी अपनी तेज़ औजारों से काटने लगते हैं। इस रक्तपात को देखते हुए जैसी चीखने लगने वाला होती है, स्टॉकन उसे मुंह पर हाथ रखता है। कुछ देर बाद वह नरभक्षी शव को खाकर गहरी नींद सो जाता है। मौका पाकर सभी चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की तरफ भाग निकले। पहली नज़र में नरभक्षी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और क्रिस उसका ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनके वाहनों को चुराने का इरादा रखता है। हालांकि एक नरभक्षी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। यह देख तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्टॉकन को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देख वह उसकी ओर बढ़ा। उसी समय एक तीर से उसके छेद हो देते हैं। वहीं बाकी 3 अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ ही दूर पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस गया और उन ट्रक को पीछे छोड़ने होगा। तीनों उन्हें बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर बढ़ते हैं। दिन शाम हो जाती है वे नरभक्षी उनमें से 3 का शिकार करने जाते हैं। दूसरी ओर तीनों थक कर एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जहां काली और उन्हें देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे मुड़ते हैं देखते हैं उनके सामने एक प्रहर दूर दिखाई देता है। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और हम उन्हें 3 को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई न मिलने का उन्हें दुख है। जहाँ जैसे ही को एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स मिलता है, उनका उपयोग करते वह क्रिस को कपड़े पहनाते हैं। इसके अलावा कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्रिस नीचे से कुछ आवाज़ें सुनता है, जैसे कि वह देखता है कि 3 परसिंग नरभक्षी को नीचे की ओर देखता है और वे तीनों टावर पर चढ़ते हैं नज़र आ रहे हैं। और उन्हें देखकर क्रिस ने सारा सामान एंट्री गेट पर रख दिया और थोड़ी देर बाद वे उन्हें जाते हुए देखते हैं और कार्ली रेडियो पर अपना स्थान प्रसारित करना शुरू कर देता है। फिर नरभक्षी रेडियो के तार को नुकसान पहुंचाते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। खुद को आग में लपेटों में पाते हैं। कार्ली अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रखे हुए बॉक्स को ले जाती है और टावर पर की खिड़की तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ को नीचे की ओर देखा और उसमें से 3 ने उन पर कूद पर अपनी जान बचा ली।
तीन नरभक्षी उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें पकड़ने का लक्ष्य रखते हैं। पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और उनका आगमन को देखकर उनमें से तीन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते नजर आते हैं। एक पेड़ पार करते हुए एक नरभक्षी कार्ली के पास पहुंचा। मौका पाकर उसने उसके चेहरे पर हमला करते हुए उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब क्रिस उसे स्थिर करने के लिए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है और एक पुलिस वैन को नोटिस करता है। दौड़ते हुए वह कार रोकता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, एक तीर उनकी आंख में छेद कर देता है। अब हम एक नरभक्षी को देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाते हुए कार के नीचे छिप जाता है। नरभक्षी उसकी तलाश करने के लिए झुकता है, लेकिन कुछ न पाकर वह हैरान रह जाता है। अब हम एक घर देख रहे हैं जहां नरभक्षी जैसी को कैद कर चुके थे। उसे बाहर से आने वाली वाहन की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर एक आंख वाला नरभक्षी दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस उसकी कार में बैठ आदमी को मारता है और कुचल देता है। कार में उतरकर वह आखिरी जानवर को नुकीले तीर से मारता है। क्रिस उसे बचाने के लिए जैसी को अनबाइड करता है। इसी दौरान नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। अब क्रिस को मारते हुए देखते हुए जैसी उस नरभक्षी को तीर से मार देता है। ये दोनों अब घर से निकलने वाले हैं। क्रिस ने अचानक अपने प्रयासों को पुलिस ईंधन बॉक्स पर केंद्रित किया। यह घर भीषण विस्फोट जलकर खाक हो गया। अब हम उस सड़क को देखते हैं जहां दोनों ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचना होगा और स्टेशन के मालिक ने एक ट्रक को अस्त्र देखते ही अपने दरवाजे को धमकी से बंद कर दिया। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है, नक्शा अलग करता है और दूर चला जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल से शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेल नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपने जीत की सराहना करते के बाद वह तुरंत हेल को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन उसे पहले न देखने को लेकर चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरने खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है जो किसी के द्वारा गिरा गया है। कोई कुछ भी समझने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काट कर खुद को संभालती है, लेकिन अपनी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच का लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन वह उसका पैर कंटीले तार में फंस गया है और वह गिर पड़ी और वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को जानते हैं, जहां समाचार एक के बाद एक कारों की चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोना देखने का दावा भी करते हैं। हम फिर से इस क्षेत्र में एक गुजरती कार देखते हैं, जहां हमें देखते हैं कि क्रिस जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतारकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उन्होंने ट्रक ड्राइवर के ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूर पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यह कई घंटे तक बिताने पड़ते हैं। यह सुनते ही वह अपनी कार की ओर दौड़ और चिंतित हो गया। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार घुमाता है और वह अपनी कंपनी को उसके देर आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन कट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह गैस स्टेशन के संकेत को देखते हैं और वह अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है।
और उसके पास से गुजरते हुए वह एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि फ़ोन मर चुका था। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अचानक उनकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला ऊबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव कर देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगल को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें शॉर्टकट का बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर ले लेता है और वह एक मरे हुए हिरन को देखता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में घातक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उनसे संपर्क किया है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने का कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसिन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिनसे उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस ने उनसे वहां जाने के लिए मना किया। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसिन कारों को देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसे लगता है कि किसी ने उसे बीच में से फाड़ कर फेंक दिया है। दूर चलने पर उन्हें एक कार के जलते टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संकेत देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हम फ्रिंसिन और इवान को देखते हैं, जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करते जाते हैं, लेकिन फ्रिंसिन उसे ना पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाता है। चलते समय उसे इवान के जूते को देखा। जैसे ही वह उसके पास जाता है, इवान का एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत में बीच बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी की ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर फ्रिंस परेशान हो गया। वह मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। वे सभी एक संबंध बनाने के लिए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देती है। इसे पता चलता है कि इस घर की लंबी समय से सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ शीशे और कार की चाबियां मिलती हैं। फ्रीज खोलकर वे हैरान रह जाते हैं। हम रेफ्रिजरेटर में विभिन्न अंग पाते हैं। जैसे ही वही कांटेदार तार दिखाई देती है, जिसकी उसकी कार का टायर फाड़ दिया था। अब चारों भागने लगते हैं। उसी समय फ्रिंस खिड़की में झांकता है। वह एक आने वाला वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे की ओर भाग लेते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद पाकर सभी डर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिल कमरे में प्रवेश करता है और बस फ्रिंसिन के शव को फेंक देता है। और हम फ्रिंस के ओर जैसे ही देखते हैं, जो जख्मी हैं उन्हें उसके शव को देखा। हम उन 3 नरभक्षी को देखते हैं, जो पहली बार फ्रिंसिन के शव को मेज़ पर रखते हैं। वे उसे अपनी तेज़ औजारों से काटने लगते हैं। इस रक्तपात को देखते हुए जैसे ही जो चीखने वाली होती है, स्टोकन उसके मुंह पर हाथ रखता है। कुछ देर बाद वे नरभक्षी शव को खाकर गहरी नींद में सो जाता है। मौका पाकर सभी चुपचाप से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की तरफ भागने लगते हैं। पहली नज़र में नरभक्षी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और क्रिस उनका ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनके वाहनों को चुराने का इरादा रखता है।
हालांकि एक नरभक्षी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। यह देख तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्टॉक को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देखकर वह उसकी ओर बढ़ा। उसी समय एक तीर उसके छेद देता है। बाकी तीन अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ ही दूरी पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस गया और उन्हें ट्रक को पीछे छोड़ना होगा। तीनों उन्हें बचाने के हुए जंगल की से सड़क की ओर बढ़ते हैं। दिन शाम हो जाता है और वे नरभक्षी उनमें से तीन का शिकार करने जाते हैं। दूसरे ओर तीनों थककर एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जहां कार्ली उन्हें देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे मुड़ते हैं वे देखते हैं उनके सामने एक परिदुर्ग दिखाई देता है। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और हम उन्हें से तीन को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और उनका दुख था। जहाँ जैसी को एक परिमात्मिक चिकित्सा बॉक्स मिलती है, उसका उपयोग करने के लिए वह क्रिस को कपड़े पहनाती है। इसके अलावा कार्ली को एक पुराने रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्रिस नीचे से आवाज़ें सुनता है, जैसे कि वहाँ देखता है। वह तीन नरभक्षी नीचे की ओर देखता है और वे तीनों टावर पर चढ़ते नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखकर क्रिस ने सारा सामान एंट्री गेट पर रख दिया और थोड़ी देर बाद वह उन्हें जाते हुए देखता है और कार्ली रेडियो पर अपना स्थान प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। फिर नरभक्षी रेडियो के तार को नुकसान पहुंचाते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। खुद को आग की लपटों में पाते हुए कार्ली अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रखे हुए बॉक्स को ले जाती है और टावर की खिड़की तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ के नीचे की ओर देखा और अब उनमें से तीनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तीन नरभक्षी उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें पकड़ने के लक्ष्य रखता है। वे पेड़ पर चढ़ जाने लगते हैं और उनका आगमन को देखकर उनमें से तीन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते नजर आते हैं। एक पेड़ को पार करते हुए नरभक्षी कार्ली के पास पहुंचता है। मौका पाकर उसने उनके चेहरे पर हमला करते हुए उसके दो टुकड़े कर दिए। अब क्रिस उसे स्थिर करने के लिए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है और एक पुलिस वैन को नोटिस करता है। दौड़ते हुए वह कार रोकता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन एक तीर उनकी आंख में छेद कर देता है। अब हम एक नरभक्षी को देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाते हुए कार के नीचे छिप जाता है। नरभक्षी उसकी तलाश करने के लिए झुकते हैं, लेकिन कुछ न पाकर वह हैरान रह जाता है। अब हम एक कार देख सकते हैं जहां नरभक्षी जैसी को कैद कर चुकी थे। जैसे ही एक आँख वाला नरभक्षी जैसी को मारने वाला होता है, उसी बाहर से आने वाले एक वाहन की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर एक आँख वाला नरभक्षी दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस उसकी कार में बैठे आदमी को मारता है और कुचल देता है। कार से उतरकर वह आखिरी जानवर को नुकीले तीर से मारता है। क्रिस उसे बचाने के लिए जैसी को अनबाइड करता है। इसी दौरान एक नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। अब क्रिस को मारते हुए देखते हैं वे जैसे ही नरभक्षी को तीर से मार देता है। ये दोनों अब घर से निकलने वाले हैं। क्रिस ने अचानक अपने प्रयासों को पुलिस ईंधन बॉक्स के केंद्रित किया। यह घर भीषण विस्फोट से जलकर खाक हो गया। अब हम उस सड़क को देख सकते हैं जहां दोनों ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचे होंगे और स्टेशन के मालिक ने एक ट्रक को अस्थिर देखते ही अपने दरवाजे की धमकी से बंद कर दिया। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है, नक्शा अलग करता है और दूर चला जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल से शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेली नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपनी जीत की सराहना करने के बाद वह तुरंत हेली को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यह वह रिच को मदद के लिए बुलाता है।
लेकिन उसे पहले न देख के को लेकर वह चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरे खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है जो एक किसी के द्वारा गिर गया है। कोई कुछ भी समझाने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काटकर खुद को संभालती है। लेकिन उसकी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहाँ उसे रिच की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कटीले तार में फंस गया है और वह गिर पड़ी। वहाँ कातिल उसे घसीटते हुए अपने हाथ से ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को देखते हैं, जहाँ समाचार में एक के बाद एक कारों को चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोना देखने का दावा भी करते हैं। इससे फिर हम इस क्षेत्र में एक गुजरती कार को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्रिस जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है। यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतरकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उन्होंने ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ट्रक ड्राइवर उन्हें बताता है कि 5 मील की दूरी पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यहाँ कोई घंटे बिताने पड़ते हैं। यह सुनते ही वह अपनी कार की ओर दौड़ते और चिंतित हो गए। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार में घूमता है और वह अपनी कंपनी को उसके देर से आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन काट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन के संकेत को देखते हैं और वह अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उनके पास से गुजरते हुए वह एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन मर चुका है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देता है। अचानक उसकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला ऊबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगलों को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें शॉर्टकट के बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को बड़े ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर ले जाता है और वह एक मरे हुए हिरन को देखता है, जिसकी परिणामस्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में एक घातक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उसके संपर्क किया है और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए वह अपनी गलती मानने के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने के कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसिन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिसकी उसकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने के सुझाव देता है, लेकिन क्रिस उन्हें वहां जाने से मना कर देता है। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसिन कारों की संभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बीच में से फाड़ फेंक कर दिया है। दूर चलने पर उन्हें कार के जलते टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संदेश देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हमें फ्रिंसिन और इवान को देखते हैं, जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन फ्रिंसिन उसे ना पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। चलते समय उसे इवान के जूते को देखते हैं। जैसे ही वह उसके पास जाता है, इवान का एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत में बेचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद
के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर प्रिंस परेशान हो जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल में शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेली नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपनी जीत की सराहना करने के बाद वह तुरंत हेली को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसलता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद करने बुलाता है, लेकिन उससे पहले न देखने को लेकर चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरे खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है, जो किसी के द्वारा गिर गया है। कोई कुछ भी समझने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काटकर खुद को संभालती है, लेकिन अपनी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कंटेले का तार में फंस गया और वह गिर पड़ी। वहाँ वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को जानते हैं, जहां समाचार एक के बाद एक कारों की चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोने देखने का दावा करते हैं। हम फिर से इस क्षेत्र में एक गुजरती कार को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्रिस, जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतरकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उसे ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूर पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यहाँ कई घंटे बिताने पड़ते हैं। यह सुनकर ही वह अपनी कार की ओर दौड़ और चिंतित हो गया। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार घुमाता है और वह कंपनी को उसके देर से आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन काट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन के संकेत को देखता है और वहां उसकी अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उसके पास से गुजरते हुए एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन मर चुका है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अचानक उनकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला उबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगलों को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें शॉर्टकट का बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को उस उबड़-खाबड़ रास्ते पर ले जाता है और वहाँ एक मरे हुए हिरण को देखता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में एक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उनसे संपर्क किया है और उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने का कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस ने उन्हें वहां जाने से मना किया। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसन कारों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़कर फेंक दिया है। दूर चलने पर उन्हें कारों के
जलते टायर दिखाई देते हैं जो खतरे का संकेत देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हम फ्रांसिन और इवान को देखते हैं जो पास ही झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करने जाता है, लेकिन फ्रांसिन उसे न पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाती है। चलते समय उसने इवान के जूते को देखा। जैसे ही वह उसके पास जाता वह इवान एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत के बीच बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर फ्रिंस परेशान हो गया। वह मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। वे सभी एक संबंध बनाने के लिए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देती है। इसे पता चलता है कि इस घर की लंबी समय से सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ शीशे और कार की चाबियां मिलती हैं। फ्रिज खोलकर वह हैरान रह जाते हैं। हमें रेफ्रिजरेटर में विभिन्न अंग पाते हैं, जैसे कि वह एक कांटेदार तार दिखाई देते हैं जिसकी उसकी कार का टायर फाड़ दिया था। अब चारों भागने लगते हैं। उसी समय क्रिस खिड़की से झांकता है और वह एक आने वाले वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे से की ओर दरवाज़ा बंद पाकर वह सभी डर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिल कमरे में प्रवेश करता है और बस फ्रांसिन के शव को फेंक देता है, और हम क्रिस और जैसे की ओर देखते हैं तो जो जख्मी हैं उन्हें उनके शव को देखा। हम उन 3 नरभक्षी को देखते हैं जो पहली बार फ्रांसिन के शव को मेज़ पर रखते हैं। वे उसी अपने तेज औजारों से काटने लगते हैं। इस रक्तपात को देखते हुए जैसी चीखने लगने वाला होती है, स्टॉकन उसे मुंह पर हाथ रखता है। कुछ देर बाद वह नरभक्षी शव को खाकर गहरी नींद सो जाता है। मौका पाकर सभी चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की तरफ भाग निकले। पहली नज़र में नरभक्षी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और क्रिस उसका ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनके वाहनों को चुराने का इरादा रखता है। हालांकि एक नरभक्षी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। यह देख तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्टॉकन को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देख वह उसकी ओर बढ़ा। उसी समय एक तीर से उसके छेद हो देते हैं। वहीं बाकी 3 अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ ही दूर पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस गया और उन ट्रक को पीछे छोड़ने होगा। तीनों उन्हें बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर बढ़ते हैं। दिन शाम हो जाती है वे नरभक्षी उनमें से 3 का शिकार करने जाते हैं। दूसरी ओर तीनों थक कर एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जहां काली और उन्हें देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे मुड़ते हैं देखते हैं उनके सामने एक प्रहर दूरकर दिखाई देता है। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और हम उन्हें 3 को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई न मिलने का उन्हें दुख है। जहाँ जैसे ही को एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स मिलता है, उनका उपयोग करते वह क्रिस को कपड़े पहनाते हैं। इसके अलावा कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्रिस नीचे से कुछ आवाज़ें सुनता है, जैसे कि वह देखता है कि 3 परसिंग नरभक्षी को नीचे की ओर देखता है और वे तीनों टावर पर चढ़ते हैं नज़र आ रहे हैं, और उन्हें देखकर क्रिस ने सारा सामान एंट्री गेट पर रख दिया और थोड़ी देर बाद वे उन्हें जाते हुए देखते हैं और कार्ली रेडियो पर अपना स्थान प्रसारित करना शुरू कर देता है। फिर नरभक्षी रेडियो के तार को नुकसान पहुंचाते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। खुद को आग में लपेटों में पाते हैं। कार्ली अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रखे हुए बॉक्स को ले जाती है और टावर पर
की खिड़की तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ को नीचे की ओर देखा और उसमें से तीन ने उन पर कूद पर अपनी जान बचा ली। 3 नरभक्षी उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें पकड़ने का लक्ष्य रखते हैं। पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और उनका आगमन को देखकर उनमें से 3 एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते नजर आते हैं। एक पेड़ पार करते हुए एक नरभक्षी कार्ली के पास पहुंचा। मौका पाकर उसने उसके चेहरे पर हमला करते हुए उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब क्रिस उसे स्थिर करने के लिए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है और एक पुलिस वैन को नोटिस करता है। दौड़ते हुए वह कार रोकता है। जैसे पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, एक तीर उनकी आंख में छेद कर देता है। अब हम एक नरभक्षी को देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाते हुए कार के नीचे छिप जाता है। नरभक्षी उसकी तलाश करने के लिए झुकता है, लेकिन कुछ न पाकर वह हैरान रह जाता है। अब हम एक घर देख रहे हैं जहां नरभक्षी जैसी को कैद कर चुके थे। उसे बाहर से आने वाली वाहन की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर एक आंख वाला नरभक्षी दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस उसकी कार में बैठ आदमी को मारता है और कुचल देता है। कार में उतरकर वह आखिरी जानवर को नुकीले तीर से मारता है। क्रिस उसे बचाने के लिए जैसी को अनबाइड करता है। इसी दौरान नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। अब क्रिस को मारते हुए देखते हुए जैसी उस नरभक्षी को तीर से मार देता है। ये दोनों अब घर से निकलने वाले हैं। क्रिस ने अचानक अपने प्रयासों को पुलिस ईंधन बॉक्स पर केंद्रित किया। यह घर भीषण विस्फोट जलकर खाक हो गया। अब हम उस सड़क को देखते हैं जहां दोनों ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचना होगा और स्टेशन के मालिक ने एक ट्रक को अस्त्र देखते ही अपने दरवाजे को धमकी से बंद कर दिया। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है, नक्शा अलग करता है और दूर चला जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल से शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेल नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपने जीत की सराहना करने के बाद वह तुरंत हेल को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन उसे पहले ना देखने को लेकर चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरने खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है जो किसी के द्वारा गिरा गया है। कोई कुछ भी समझने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काट कर खुद को संभालती है, लेकिन अपनी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच का लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कंटीले तार में फंस गया है और वह गिर पड़ी और वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को जानते हैं, जहां समाचार एक के बाद एक कारों की चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोना देखने का दावा भी करते हैं। हम फिर से इस क्षेत्र में एक गुजरती कार देखते हैं, जहां हमें देखते हैं कि क्रिस जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतारकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उन्होंने ट्रक ड्राइवर के ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूर पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यह कई घंटे तक बिताने पड़ते हैं। यह सुनते ही वह अपनी कार की ओर दौड़ और चिंतित हो गया। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार घुमाता है और वह अपनी कंपनी को उसके देर आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन कट
दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह गैस स्टेशन के संकेत को देखते हैं और वह अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उसके पास से गुजरते हुए वह एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि फ़ोन मर चुका था। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अचानक उनकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला ऊबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव कर देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगल को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें शॉर्टकट का बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर ले लेता है और वह एक मरे हुए हिरन को देखता है, जिसके परिमाण स्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में घातक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उनसे संपर्क किया है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने का कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसिन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिनसे उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस ने उनसे वहां जाने के लिए मना किया। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसिन कारों को देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसे लगता है कि किसी ने उसे बीच में से फाड़ कर फेंक दिया है। दूर चलने पर उन्हें एक कार के जलते टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संदेश देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हम फ्रिंसिन और इवान को देखते हैं, जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करते जाते हैं, लेकिन फ्रिंसिन उसे ना पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाता है। चलते समय उसे इवान के जूते को देखा। जैसे ही वह उसके पास जाता है, इवान का एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत में बीच बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी की ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर फ्रिंस परेशान हो गया। वह मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। वे सभी एक संबंध बनाने के लिए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देती है। इसे पता चलता है कि इस घर की लंबई समय से सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ शीशे और कार की चाबियां मिलती हैं। फ्रीज खोलकर वे हैरान रह जाते हैं। हम रेफ्रिजरेटर में विभिन्न अंग पाते हैं। जैसे ही वही कांटेदार तार दिखाई देती है, जिसकी उसकी कार का टायर फाड़ दिया था। अब चारों भागने लगते हैं। उसी समय फ्रिंस खिड़की में झांकता है। वह एक आने वाला वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे की ओर भाग लेते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद पाकर सभी डर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिल कमरे में प्रवेश करता है और बस फ्रिंसिन के शव को फेंक देता है। और हम फ्रिंस के ओर जैसे ही देखते हैं, जो जख्मी हैं उन्हें उसके शव को देखा। हम उन 3 नरभक्षी को देखते हैं, जो पहली बार फ्रिंसिन के शव को मेज़ पर रखते हैं। वे उसे अपनी तेज़ औजारों से काटने लगते हैं। इस रक्तपात को देखते हुए जैसे ही जो चीखने वाली होती है, स्टोकन उसके मुंह पर हाथ रखता है। कुछ देर बाद वे नरभक्षी शव को खाकर गहरी नींद में सो जाता है। मौका पाकर सभी चुपचाप से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की तरफ भागने लगते हैं।
पहली नज़र में नरभक्षी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और क्रिस उनका ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनके वाहनों को चुराने का इरादा रखता है। हालांकि एक नरभक्षी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। यह देख तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्टॉक को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देखकर वह उसकी ओर बढ़ा। उसी समय एक तीर उसके छेद देता है। बाकी तीन अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ ही दूरी पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस गया और उन्हें ट्रक को पीछे छोड़ना होगा। तीनों उन्हें बचाने के हुए जंगल से सड़क की ओर बढ़ते हैं। दिन शाम हो जाता है और वे नरभक्षी उनमें से तीन का शिकार करने जाते हैं। दूसरे ओर तीनों थककर एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जहां कार्ली उन्हें देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे मुड़ते हैं वे देखते हैं उनके सामने एक परिदुर्ग दिखाई देता है। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और हम उन्हें से तीन को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और उनका दुख था। जहाँ जैसी को एक परिमात्मिक चिकित्सा बॉक्स मिलती है, उसका उपयोग करने के लिए वह क्रिस को कपड़े पहनाती है। इसके अलावा कार्ली को एक पुराने रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्रिस नीचे से आवाज़ें सुनता है, जैसे कि वहाँ देखता है। वह तीन नरभक्षी नीचे की ओर देखता है और वे तीनों टावर पर चढ़ते नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखकर क्रिस ने सारा सामान एंट्री गेट पर रख दिया और थोड़ी देर बाद वह उन्हें जाते हुए देखता है और कार्ली रेडियो पर अपना स्थान प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। फिर नरभक्षी रेडियो के तार को नुकसान पहुंचाते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। खुद को आग की लपटों में पाते हुए कार्ली अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रखे हुए बॉक्स को ले जाती है और टावर की खिड़की तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ के नीचे की ओर देखा और अब उनमें से तीनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तीन नरभक्षी उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें पकड़ने के लक्ष्य रखता है हुए वे पेड़ पर चढ़ जाने लगते हैं और उनका आगमन को देखकर उनमें से तीन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते नजर आते हैं। एक पेड़ को पार करते हुए नरभक्षी कार्ली के पास पहुंचता है। मौका पाकर उसने उनके चेहरे पर हमला करते हुए उसके दो टुकड़े कर दिए। अब क्रिस उसे स्थिर करने के लिए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है और एक पुलिस वैन को नोटिस करता है। दौड़ते हुए वह कार रोकता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन एक तीर उनकी आंख में छेद कर देता है। अब हम एक नरभक्षी को देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाते हुए कार के नीचे छिप जाता है। नरभक्षी उसकी तलाश करने के लिए झुकते हैं, लेकिन कुछ न पाकर वह हैरान रह जाता है। अब हम एक कार देख सकते हैं जहां नरभक्षी जैसी को कैद कर चुके थे। जैसे ही एक आंख वाला नरभक्षी जैसी को मारने वाला होता है, उसी बाहर से आने वाले एक वाहन की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर एक आंख वाला नरभक्षी दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस उसकी कार में बैठे आदमी को मारता है और कुचल देता है। कार से उतरकर वह आखिरी जानवर को नुकीले तीर से मारता है। क्रिस उसे बचाने के लिए जैसी को अनबाइड करता है। इसी दौरान एक नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। अब क्रिस को मारते हुए देखते हैं वे जैसे ही नरभक्षी को तीर से मार देता है। ये दोनों अब घर से निकलने वाले हैं। क्रिस ने अचानक अपने प्रयासों को पुलिस ईंधन बॉक्स के केंद्रित किया। यह घर भीषण विस्फोट से जलकर खाक हो गया। अब हम उस सड़क को देख सकते हैं जहां दोनों ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचे होंगे और स्टेशन के मालिक ने एक ट्रक को अस्थिर देखते ही अपने दरवाजे की धमकी से बंद कर दिया। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है, नक्शा अलग करता है और दूर चला जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल से शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेली नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपनी जीत की सराहना करने के बाद वह तुरंत हेली को आदेश देता है,
अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हैली का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। वह रिंच को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन उसे पहले न देख के को लेकर वह चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरे खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है, जो एक किसी के द्वारा गिर गया है। कोई कुछ भी समझाने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काटकर खुद को संभालती है। लेकिन उसकी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कंटीले तार में फंस गया है और वह गिर पड़ी। वहाँ कातिल उसे घसीटते हुए अपने हाथ से ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को देखते हैं, जहाँ समाचार में एक के बाद एक कारों को चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोना देखने का दावा भी करते हैं। इससे फिर हम इस क्षेत्र में एक गुजरती कार को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्रिस, जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतरकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उन्होंने ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ट्रक ड्राइवर उन्हें बताता है कि 5 मील की दूरी पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यहाँ कोई घंटे बिताने पड़ते हैं। यह सुनते ही वह अपनी कार की ओर दौड़ते और चिंतित हो गए। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार में घूमता है और वह अपनी कंपनी को उसके देर से आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन काट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन के संकेत को देखते हैं और वह अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उनके पास से गुजरते हुए वह एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन मर चुका है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देता है। अचानक उसकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला ऊबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगलों को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें शॉर्टकट के बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को बड़े ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर ले जाता है और वह एक मरे हुए हिरन को देखता है, जिसकी परिणाम स्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में एक घातक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उसके संपर्क किया है और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए वह अपनी गलती मानने के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने के कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसिन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिसकी उसकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने के सुझाव देता है, लेकिन क्रिस उन्हें वहां जाने से मना कर देता है। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसिन कारों की संभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बीच में से फाड़ फेंक कर दिया है। दूर चलने पर उन्हें कार के जलते टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संदेश देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हमें फ्रिंसिन और इवान को देखते हैं, जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन फ्रिंसिन उसे ना पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। चलते समय उसे इवान के जूते को दिखते हैं। जैसे ही वह उसके पास जाता है, इवान का एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है।
यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत में बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर प्रिंस परेशान हो जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूरी के जंगल में शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेली नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपनी जीत की सराहना करने के बाद वह तुरंत हेली को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसलता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद करने बुलाता है, लेकिन उससे पहले न देखने को लेकर चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरे खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है, जो किसी के द्वारा गिर गया है। कोई कुछ भी समझने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काटकर खुद को संभालती है, लेकिन अपनी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहाँ उसे रिच की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कंटेले का तार में फंस गया और वह गिर पड़ी। वहाँ वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को जानते हैं, जहां समाचार एक के बाद एक कारों की चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोने देखने का दावा करते हैं। हम फिर से इस क्षेत्र में एक गुजरती कार को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्रिस, जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतरकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उसे ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूर पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यहाँ कई घंटे बिताने पड़ते हैं। यह सुनकर ही वह अपनी कार की ओर दौड़ और चिंतित हो गया। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार घुमाता है और वह कंपनी को उसके देर से आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन काट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन के संकेत को देखता है और वहां उसी अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उसके पास से गुजरते हुए एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन मर चुका है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अचानक उनकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला उबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगलों को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें शॉर्टकट का बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को उस उबड़-खाबड़ रास्ते पर ले जाता है और वहाँ एक मरे हुए हिरण को देखता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में एक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उनसे संपर्क किया है और उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने का कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस ने उन्हें वहां जाने से मना किया। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसन कारों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं।
अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़कर फेंक दिया है। दूर चलने पर उन्हें कारों के जलते टायर दिखाई देते हैं जो खतरे का संकेत देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हम फ्रांसिन और इवान को देखते हैं जो पास ही झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करने जाता है, लेकिन फ्रांसिन उसे न पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाती है। चलते समय उसने इवान के जूते को देखा। जैसे ही वह उसके पास जाता वह इवान एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत के बीच बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर फ्रिंस परेशान हो गया। वह मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। वे सभी एक संबंध बनाने के लिए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देती है। इसे पता चलता है कि इस घर की लंबी समय से सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ शीशे और कार की चाबियां मिलती हैं। फ्रिज खोलकर वह हैरान रह जाते हैं। हमें रेफ्रिजरेटर में विभिन्न अंग पाते हैं, जैसे कि वह एक कांटेदार तार दिखाई देते हैं उनकी जिसकी उसकी कार का टायर फाड़ दिया था। अब चारों भागने लगते हैं। उसी समय क्रिस खिड़की से झांकता है और वह एक आने वाले वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे से की ओर दरवाज़ा बंद पाकर वह सभी डर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिल कमरे में प्रवेश करता है और बस फ्रांसिन के शव को फेंक देता है, और हम क्रिस और जैसे की ओर देखते हैं तो जो जख्मी हैं उन्हें उनके शव को देखा। हम उन 3 नरभक्षी को देखते हैं जो पहली बार फ्रांसिन के शव को मेज़ पर रखते हैं। वे उसी अपनी तेज़ औजारों से काटने लगते हैं। इस रक्तपात को देखते हुए जैसी चीखने लगने वाला होती है, स्टॉकन उसे मुंह पर हाथ रखता है। कुछ देर बाद वह नरभक्षी शव को खाकर गहरी नींद सो जाता है। मौका पाकर सभी चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की तरफ भाग निकले। पहली नज़र में नरभक्षी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और क्रिस उसका ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनके वाहनों को चुराने का इरादा रखता है। हालांकि एक नरभक्षी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। यह देख तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्टॉकन को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देख वह उसकी ओर बढ़ा। उसी समय एक तीर से उसके छेद हो देते हैं। वहीं बाकी 3 अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ ही दूर पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस गया और उन ट्रक को पीछे छोड़ने होगा। तीनों उन्हें बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर बढ़ते हैं। दिन शाम हो जाती है वे नरभक्षी उनमें से 3 का शिकार करने जाते हैं। दूसरी ओर तीनों थक कर एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जहां काली और उन्हें देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे मुड़ते हैं देखते हैं उनके सामने एक प्रहर दूर दिखाई देता है। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और हम उन्हें 3 को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई न मिलने का उन्हें दुख है। जहाँ जैसे ही को एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स मिलता है, उनका उपयोग करते वह क्रिस को कपड़े पहनाते हैं। इसके अलावा कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्रिस नीचे से कुछ आवाज़ें सुनता है, जैसे कि वह देखता है कि 3 परसिंग नरभक्षी को नीचे की ओर देखता है और वे तीनों टावर पर चढ़ते हैं नज़र आ रहे हैं, और उन्हें देखकर क्रिस ने सारा सामान एंट्री गेट पर रख दिया और थोड़ी देर बाद वे उन्हें जाते हुए देखते हैं और कार्ली रेडियो पर अपना स्थान प्रसारित करना शुरू कर देता है। फिर नरभक्षी रेडियो के तार को नुकसान पहुंचाते हैं और टावर में आग लगा देते हैं।
खुद को आग में लपेटों में पाते हैं। कार्ली अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रखे हुए बॉक्स को ले जाती है और टावर पर की खिड़की तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ को नीचे की ओर देखा और उसमें से तीन ने उन पर कूद पर अपनी जान बचा ली। 3 नरभक्षी उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें पकड़ने का लक्ष्य रखते हैं। पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और उनका आगमन को देखकर उनमें से 3 एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते नजर आते हैं। एक पेड़ पार करते हुए एक नरभक्षी कार्ली के पास पहुंचा। मौका पाकर उसने उसके चेहरे पर हमला करते हुए उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब क्रिस उसे स्थिर करने के लिए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है और एक पुलिस वैन को नोटिस करता है। दौड़ते हुए वह कार रोकता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, एक तीर उनकी आंख में छेद कर देता है। अब हम एक नरभक्षी को देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाते हुए कार के नीचे छिप जाता है। नरभक्षी उसकी तलाश करने के लिए झुकता है, लेकिन कुछ न पाकर वह हैरान रह जाता है। अब हम एक घर देख रहे हैं जहां नरभक्षी जैसी को कैद कर चुके थे। उसे बाहर से आने वाली वाहन की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर एक आंख वाला नरभक्षी दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस उसकी कार में बैठ आदमी को मारता है और कुचल देता है। कार में उतरकर वह आखिरी जानवर को नुकीले तीर से मारता है। क्रिस उसे बचाने के लिए जेसी को अनबाइड करता है। इसी दौरान नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। अब क्रिस को मारते हुए देखते हुए जेसी उस नरभक्षी को तीर से मार देता है। ये दोनों अब घर से निकलने वाले हैं। क्रिस ने अचानक अपने प्रयासों को पुलिस ईंधन बॉक्स पर केंद्रित किया। यह घर भीषण विस्फोट जलकर खाक हो गया। अब हम उस सड़क को देखते हैं जहां दोनों ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचना होगा और स्टेशन के मालिक ने एक ट्रक को अस्त्र देखते ही अपने दरवाजे को धमकी से बंद कर दिया। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है, नक्शा अलग करता है और दूर चला जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल से शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेल नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपने जीत की सराहना करते के बाद वह तुरंत हेल को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन उसे पहले न देखने को लेकर चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरने खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है जो किसी के द्वारा गिरा गया है। कोई कुछ भी समझने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काट कर खुद को संभालती है, लेकिन अपनी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच का लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कंटीले तार में फंस गया है और वह गिर पड़ी और वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को जानते हैं, जहां समाचार एक के बाद एक कारों की चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोना देखने का दावा भी करते हैं। हम फिर से इस क्षेत्र में एक गुजरती कार देखते हैं, जहां हमें देखते हैं कि क्रिस, जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतारकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उन्होंने ट्रक ड्राइवर के ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूर पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यह कई घंटे तक बिताने पड़ते हैं। यह सुनते ही वह अपनी कार की ओर दौड़ और चिंतित हो गया।
खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार घुमाता है और वह अपनी कंपनी को उसके देर आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन कट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह गैस स्टेशन के संकेत को देखते हैं और वह अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उसके पास से गुजरते हुए वह एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि फ़ोन मर चुका था। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अचानक उनकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला उबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव कर देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगल को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें शॉर्टकट का बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को उबड़-खाबड़ रास्ते पर ले लेता है और वह एक मरे हुए हिरन को देखता है, जिसके परिमाण स्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में घातक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उनसे संपर्क किया है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने का कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसिन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिनसे उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस ने उनसे वहां जाने के लिए मना किया। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसिन कारों को देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसे लगता है कि किसी ने उसे बीच में से फाड़ कर फेंक दिया है। दूर चलने पर उन्हें एक कार के जलते टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संदेश देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हम फ्रिंसिन और इवान को देखते हैं, जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करते जाते हैं, लेकिन फ्रिंसिन उसे ना पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाता है। चलते समय उसे इवान के जूते को देखा। जैसे ही वह उसके पास जाता है, इवान का एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत में बीच बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर फ्रिंस परेशान हो गया। वह मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। वे सभी एक संबंध बनाने के लिए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देती है। इसे पता चलता है कि इस घर की लंबी समय से सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ शीशे और कार की चाबियां मिलती हैं। फ्रीज खोलकर वे हैरान रह जाते हैं। हम रेफ्रिजरेटर में विभिन्न अंग पाते हैं। जैसे ही वही कांटेदार तार दिखाई देती है, जिसकी उसकी कार का टायर फाड़ दिया था। अब चारों भागने लगते हैं। उसी समय फ्रिंस खिड़की में झांकता है। वह एक आने वाला वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे की ओर भाग लेते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद पाकर सभी डर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिल कमरे में प्रवेश करता है और बस फ्रिंसिन के शव को फेंक देता है। और हम फ्रिंस के ओर जैसे ही देखते हैं, जो जख्मी हैं उन्हें उसके शव को देखा। हम उन 3 नरभक्षी को देखते हैं, जो पहली बार फ्रिंसिन के शव को मेज़ पर रखते हैं। वे उसे अपनी तेज़ औजारों से काटने लगते हैं। इस रक्तपात को देखते हुए जैसे ही जो चीखने वाली होती है, स्टोकन उसके मुंह पर हाथ रखता है।
कुछ देर बाद वे नरभक्षी शव को खाकर गहरी नींद में सो जाता है। मौका पाकर सभी चुपचाप से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की तरफ भागने लगते हैं। पहली नज़र में नरभक्षी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और क्रिस उनका ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनके वाहनों को चुराने का इरादा रखता है। हालांकि एक नरभक्षी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। यह देख तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्टॉक को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देखकर वह उसकी ओर बढ़ा। उसी समय एक तीर उसके छेद देता है। बाकी तीन अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ ही दूरी पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस गया और उन्हें ट्रक को पीछे छोड़ना होगा। तीनों उन्हें बचाने के हुए जंगल से सड़क की ओर बढ़ते हैं। दिन शाम हो जाता है और वे नरभक्षी उनमें से तीन का शिकार करने जाते हैं। दूसरे ओर तीनों थककर एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जहां कार्ली उन्हें देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे मुड़ते हैं वे देखते हैं उनके सामने एक परी दुर्ग दिखाई देता है। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और हम उन्हें से तीन को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और उनका दुख था। जहाँ जैसी को एक परिमात्मिक चिकित्सा बॉक्स मिलती है, उसका उपयोग करने के लिए वह क्रिस को कपड़े पहनाती है। इसके अलावा कार्ली को एक पुराने रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्रिस नीचे से आवाज़ें सुनता है, जैसे कि वहाँ देखता है। वह तीन नरभक्षी नीचे की ओर देखता है और वे तीनों टावर पर चढ़ते नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखकर क्रिस ने सारा सामान एंट्री गेट पर रख दिया और थोड़ी देर बाद वह उन्हें जाते हुए देखता है और कार्ली रेडियो पर अपना स्थान प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। फिर नरभक्षी रेडियो के तार को नुकसान पहुंचाते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। खुद को आग की लपटों में पाते हुए कार्ली अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रखे हुए बॉक्स को ले जाती है और टावर की खिड़की तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ के नीचे की ओर देखा और अब उनमें से तीनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तीन नरभक्षी उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें पकड़ने के लक्ष्य रखता है। वे पेड़ पर चढ़ जाने लगते हैं और उनका आगमन को देखकर उनमें से तीन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते नजर आते हैं। एक पेड़ को पार करते हुए नरभक्षी कार्ली के पास पहुंचता है। मौका पाकर उसने उनके चेहरे पर हमला करते हुए उसके दो टुकड़े कर दिए। अब क्रिस उसे स्थिर करने के लिए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है और एक पुलिस वैन को नोटिस करता है। दौड़ते हुए वह कार रोकता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन एक तीर उनकी आंख में छेद कर देता है। अब हम एक नरभक्षी को देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाते हुए कार के नीचे छिप जाता है। नरभक्षी उसकी तलाश करने के लिए झुकते हैं, लेकिन कुछ न पाकर वह हैरान रह जाता है। अब हम एक कार देख सकते हैं जहां नरभक्षी जैसी को कैद कर चुके थे। जैसे ही एक आंख वाला नरभक्षी जैसी को मारने वाला होता है, उसी बाहर से आने वाले एक वाहन की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर एक आंख वाला नरभक्षी दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस उसकी कार में बैठे आदमी को मारता है और कुचल देता है। कार से उतरकर वह आखिरी जानवर को नुकीले तीर से मारता है। क्रिस उसे बचाने के लिए जैसी को अनबाइड करता है। इसी दौरान एक नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। अब क्रिस को मारते हुए देखते हैं वे जैसे ही नरभक्षी को तीर से मार देता है। ये दोनों अब घर से निकलने वाले हैं। क्रिस ने अचानक अपने प्रयासों को पुलिस ईंधन बॉक्स के केंद्रित किया। यह घर भीषण विस्फोट से जलकर खाक हो गया। अब हम उस सड़क को देख सकते हैं जहां दोनों ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचे होंगे और स्टेशन के मालिक ने एक ट्रक को अस्थिर देखते ही अपने दरवाजे की धमकी से बंद कर दिया। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है, नक्शा अलग करता है और दूर चला जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल से शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेली
नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपनी जीत की सराहना करने के बाद वह तुरंत हैली को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हैली का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यह वह रिच को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन उसे पहले न देख के को लेकर वह चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरे खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है, जो एक किसी के द्वारा गिर गया है। कोई कुछ भी समझाने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काटकर खुद को संभालती है, लेकिन उसकी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कंटीले तार में फंस गया है और वह गिर पड़ी। वहाँ कातिल उसे घसीटते हुए अपने हाथ से ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को देखते हैं, जहाँ समाचार में एक के बाद एक कारों को चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोना देखने का दावा भी करते हैं। इससे फिर हम इस क्षेत्र में एक गुजरती कार को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्रिस, जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतरकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उन्होंने ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ट्रक ड्राइवर उन्हें बताता है कि 5 मील की दूरी पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यहाँ कोई घंटे बिताने पड़ते हैं। यह सुनते ही वह अपनी कार की ओर दौड़ते और चिंतित हो गए। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार में घूमता है और वह अपनी कंपनी को उसके देर से आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन काट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन के संकेत को देखते हैं और वह अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उनके पास से गुजरते हुए वह एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन मर चुका है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देता है। अचानक उसकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला ऊबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगलों को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें शॉर्टकट के बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को बड़े ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर ले जाता है और वह एक मरे हुए हिरन को देखता है, जिसकी परिणामस्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में एक घातक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उसके संपर्क किया है और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए वह अपनी गलती मानने के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने के कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसिन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिसकी उसकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने के सुझाव देता है, लेकिन क्रिस उन्हें वहां जाने से मना कर देता है। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसिन कारों की संभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बीच में से फाड़ फेंक कर दिया है। दूर चलने पर उन्हें कार के जलते टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संदेश देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हमें फ्रिंसिन और इवान को देखते हैं, जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन फ्रिंसिन उसे ना पाकर चिंतित हो जाता है।
वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। चलते समय उसे इवान के जूते को दिखते हैं। जैसे ही वह उसके पास जाता है, इवान का एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत में बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर प्रिंस परेशान हो जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल में शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेली नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है, और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपनी जीत की सराहना करने के बाद वह तुरंत हेली को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसलता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद करने बुलाता है, लेकिन उससे पहले न देखने को लेकर चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरे खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है, जो किसी के द्वारा गिर गया है। कोई कुछ भी समझने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काटकर खुद को संभालती है, लेकिन अपनी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कंटेले का तार में फंस गया और वह गिर पड़ी। वहाँ वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को जानते हैं, जहां समाचार एक के बाद एक कारों की चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोने देखने का दावा करते हैं। हम फिर से इस क्षेत्र में एक गुजरती कार को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्रिस, जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतरकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उसे ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूरी पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यहाँ कई घंटे बिताने पड़ते हैं। यह सुनकर ही वह अपनी कार की ओर दौड़ और चिंतित हो गया। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार घुमाता है और वह कंपनी को उसके देर से आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन काट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन के संकेत को देखता है और वहां उसकी अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उसके पास से गुजरते हुए एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन मर चुका है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अचानक उनकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला उबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहां वह घने जंगलों को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुंचता है, जहां उन्हें शॉर्टकट का बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को उस उबड़-खाबड़ रास्ते पर ले जाता है और वहां एक मरे हुए हिरण को देखता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में एक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उनसे संपर्क किया है और उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने का कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो गया है।
उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस ने उन्हें वहां जाने से मना किया। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रेंसन कारों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़कर फेंक दिया है। दूर चलने पर उन्हें कारों के जलते टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संकेत देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हम फ्रेंसन और इवान को देखते हैं, जो पास ही झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं, और वह जांच करने जाता है, लेकिन फ्रेंसन उसे न पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाती है। चलते समय उसने इवान के जूते को देखा। जैसे ही वह उसके पास जाता, वह इवान एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत के बीच बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर फ्रिंस परेशान हो गया। वह मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। वे सभी एक संबंध बनाने के लिए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देती है। इसे पता चलता है कि इस घर की लंबी समय से सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ शीशे और कार की चाबियां मिलती हैं। फ्रिज खोलकर वह हैरान रह जाते हैं। हमें रेफ्रिजरेटर में विभिन्न अंग पाते हैं, जैसे कि वह एक कांटेदार तार दिखाई देते हैं जिसकी उसकी कार का टायर फाड़ दिया था। अब चारों भागने लगते हैं। उसी समय क्रिस खिड़की से झांकता है और वह एक आने वाले वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे से की ओर दरवाज़ा बंद पाकर वह सभी डर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिल कमरे में प्रवेश करता है और बस फ्रिंसन के शव को फेंक देता है, और हम क्रिस और जैसे की ओर देखते हैं तो जो जख्मी हैं उन्हें उनके शव को देखा। हम उन 3 नरभक्षी को देखते हैं जो पहली बार फ्रिंसन के शव को मेज़ पर रखते हैं। वे उसी अपने तेज औजारों से काटने लगते हैं। इस रक्तपात को देखते हुए जैसी चीखने लगने वाला होती है, स्टॉकन उसे मुंह पर हाथ रखता है। कुछ देर बाद वह नरभक्षी शव को खाकर गहरी नींद सो जाता है। मौका पाकर सभी चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की तरफ भाग निकले। पहली नज़र में नरभक्षी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, और क्रिस उसका ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनके वाहनों को चुराने का इरादा रखता है। हालांकि एक नरभक्षी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। यह देख तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्टॉकन को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देख वह उसकी ओर बढ़ा। उसी समय एक तीर से उसके छेद हो देते हैं। वहीं बाकी 3 अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ ही दूर पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस गया और उन ट्रक को पीछे छोड़ने होगा। तीनों उन्हें बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर बढ़ते हैं। दिन शाम हो जाती है। वे नरभक्षी उनमें से 3 का शिकार करने जाते हैं। दूसरी ओर तीनों थक कर एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जहां काली और उन्हें देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे मुड़ते हैं, देखते हैं उनके सामने एक प्रहर दूर दिखाई देता है। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और हम उन्हें 3 को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई न मिलने का उन्हें दुख है। जहाँ जैसे ही को एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स मिलता है, उनका उपयोग करते वह क्रिस को कपड़े पहनाते हैं। इसके अलावा कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्रिस नीचे से कुछ आवाज़ें सुनता है, जैसे कि वह देखता है कि 3 परसिंग नरभक्षी को नीचे की ओर देखता है, और वे तीनों टावर पर चढ़ते हैं नज़र आ रहे हैं, और उन्हें देखकर क्रिस ने सारा सामान एंट्री गेट पर रख दिया।
और थोड़ी देर बाद वे उन्हें जाते हुए देखते हैं और कार्ली रेडियो पर अपना स्थान प्रसारित करना शुरू कर देता है। फिर नरभक्षी रेडियो के तार को नुकसान पहुंचाते हैं और टावर में आग लगा देते हैं, खुद को आग में लपेटों में पाते हैं। कार्ली अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रखे हुए बॉक्स को ले जाती है और टावर पर की खिड़की तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ को नीचे की ओर देखा और उसमें से तीन ने उन पर कूद पर अपनी जान बचा ली। 3 नरभक्षी उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें पकड़ने का लक्ष्य रखते हैं। पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और उनका आगमन को देखकर उनमें से 3 एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते नजर आते हैं। एक पेड़ पार करते हुए एक नरभक्षी कार्ली के पास पहुंचा। मौका पाकर उसने उसके चेहरे पर हमला करते हुए उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब क्रिस उसे स्थिर करने के लिए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है और एक पुलिस वैन को नोटिस करता है। दौड़ते हुए वह कार रोकता है। जैसे पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, एक तीर उनकी आंख में छेद कर देता है। अब हम एक नरभक्षी को देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाते हुए कार के नीचे छिप जाता है। नरभक्षी उसकी तलाश करने के लिए झुकता है, लेकिन कुछ न पाकर वह हैरान रह जाता है। अब हम एक घर देख रहे हैं जहां नरभक्षी जैसी को कैद कर चुके थे। उसे बाहर से आने वाली वाहन की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर एक आंख वाला नरभक्षी दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस उसकी कार में बैठ आदमी को मारता है और कुचल देता है। कार में उतरकर वह आखिरी जानवर को नुकीले तीर से मारता है। क्रिस उसे बचाने के लिए जैसी को अनबाइड करता है। इसी दौरान नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। अब क्रिस को मारते हुए देखते हुए जैसी उस नरभक्षी को तीर से मार देता है। ये दोनों अब घर से निकलने वाले हैं। क्रिस ने अचानक अपने प्रयासों को पुलिस ईंधन बॉक्स पर केंद्रित किया। यह घर भीषण विस्फोट जलकर खाक हो गया। अब हम उस सड़क को देखते हैं जहां दोनों ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचना होगा और स्टेशन के मालिक ने एक ट्रक को अस्त्र देखते ही अपने दरवाजे को धमकी से बंद कर दिया। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है, नक्शा अलग करता है और दूर चला जाता है। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल से शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हेल नाम के एक जोड़े को रिच का इरादा करते हुए देखा जा सकता है और वह अपने सामने पानी की एक गंदी धारा को पहचानता है और अपने जीत की सराहना करते के बाद वह तुरंत हेल को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन उसे पहले ना देखने को लेकर चिंतित हो जाता है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरने खून की बूंदों को देखकर चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है जो किसी के द्वारा गिरा गया है। कोई कुछ भी समझने से पहले उसे ज़बरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काट कर खुद को संभालती है, लेकिन अपनी पकड़ खोते हुए वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच का लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनकी बात सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में चली जाती है, लेकिन उसका पैर कंटीले तार में फंस गया है और वह गिर पड़ी और वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हम इस क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को जानते हैं, जहां समाचार एक के बाद एक कारों की चोरी का खुलासा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोना देखने का दावा भी करते हैं। हम फिर से इस क्षेत्र में एक गुजरती कार देखते हैं, जहां हमें देखते हैं कि क्रिस जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट पाता है। कार से उतारकर वह सामने खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उन्होंने ट्रक ड्राइवर के
ट्रैफिक जाम का कारण पूछा। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूर पर एक केमिकल ट्रक उलट पलट गया है, इसलिए उन्हें यह कई घंटे तक बिताने पड़ते हैं। यह सुनते ही वह अपनी कार की ओर दौड़ और चिंतित हो गया। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाकर वह अपनी कार घुमाता है और वह अपनी कंपनी को उसके देर आने की सूचना देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फ़ोन कट दिया जाता है। एक फ़ोन की तलाश में वह गैस स्टेशन के संकेत को देखते हैं और वह अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उसके पास से गुजरते हुए वह एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि फ़ोन मर चुका था। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बातचीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अचानक उनकी नज़र वहाँ के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर की ओर जाने वाला उबड़-खाबड़ रास्ता नज़र आता है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह इस तरह से जाने का सुझाव कर देता है। अब वह उस रास्ते पर जाता है, जहाँ वह घने जंगल को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें शॉर्टकट का बोर्ड नज़र आता है। यह सोचकर वह अपनी कार को उबड़-खाबड़ रास्ते पर ले लेता है और वह एक मरे हुए हिरन को देखता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी कार सामने की कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में घातक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उनसे संपर्क किया है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। खुद को बेहाल करते हुए उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर कार रोकने का कारण भी पूछता है, जहां फ्रिंसिन ने जवाब दिया कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया है, जिनसे उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस ने उनसे वहां जाने के लिए मना किया। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रिंसिन कारों को देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसे लगता है कि किसी ने उसे बीच में से फाड़ कर फेंक दिया है। दूर चलने पर उन्हें एक कार के जलते टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संदेश देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हम फ्रिंसिन और इवान को देखते हैं, जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांच करते जाते हैं, लेकिन फ्रिंसिन उसे ना पाकर चिंतित हो जाता है। वह खोजबीन करने के लिए उसके पीछे जाता है। चलते समय उसे इवान के जूते को देखा। जैसे ही वह उसके पास जाता है, इवान का एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक व्यक्ति उसे मौत के घाट उतार देता है। हम सड़क के अंत में बीच बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलते समय वे एक घर की खोज करते हैं और मदद के लिए उसके की ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर फ्रिंस परेशान हो गया। वह मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। वे सभी एक संबंध बनाने के लिए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देती है। इसे पता चलता है कि इस घर की लंबी समय से सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ शीशे और कार की चाबियां मिलती हैं। फ्रीज खोलकर वे हैरान रह जाते हैं। हम रेफ्रिजरेटर में विभिन्न अंग पाते हैं। जैसे ही वही कांटेदार तार दिखाई देती है, जिसकी उसकी कार का टायर फाड़ दिया था। अब चारों भागने लगते हैं। उसी समय फ्रिंस खिड़की में झांकता है। वह एक आने वाला वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे की ओर भाग लेते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद पाकर सभी डर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिल कमरे में प्रवेश करता है और बस फ्रिंसिन के शव को फेंक देता है। और हम फ्रिंस के ओर जैसे ही देखते हैं, जो जख्मी हैं उन्हें उसके शव को देखा। हम उन 3 नरभक्षी को देखते हैं
जो पहली बार फिनसिन के शव को मेज़ पर रखते हैं। वे उसे अपनी तेज़ औजारों से काटने लगते हैं। इस रक्तपात को देखते हुए जैसे ही जो चीखने वाली होती है, स्टोकन उसके मुंह पर हाथ रखता है। कुछ देर बाद वे नरभक्षी शव को खाकर गहरी नींद में सो जाता है। मौका पाकर सभी चुपचाप से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की तरफ भागने लगते हैं। पहली नज़र में नरभक्षी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और क्रिस उनका ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनके वाहनों को चुराने का इरादा रखता है। हालांकि एक नरभक्षी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। यह देख तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्टॉक को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देखकर वह उसकी ओर बढ़ा। उसी समय एक तीर उसके छेद देता है। बाकी तीन अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ ही दूरी पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस गया और उन्हें ट्रक को पीछे छोड़ना होगा। तीनों उन्हें बचाने के हुए जंगल से सड़क की ओर बढ़ते हैं। दिन शाम हो जाता है और वे नरभक्षी उनमें से 3 का शिकार करने जाते हैं। दूसरे ओर तीनों थककर एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जहां कार्ली उन्हें देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे मुड़ते हैं हुए देखते हैं, उनके सामने एक परिदुर्ग दिखाई देता है। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और हम उन्हें से 3 को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और उनका दुख था। जहाँ जैसी को एक परिमात्मिक चिकित्सा बॉक्स मिलती है, उसका उपयोग करने के लिए वह क्रिस को कपड़े पहनाती है। इसके अलावा कार्ली को एक पुराने रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्रिस नीचे से आवाज़ें सुनता है। जैसे कि वहाँ देखता है, वह 3 परसिंग नरभक्षी नीचे की ओर देखता है और वे तीनों टावर पर चढ़ते नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखकर क्रिस ने सारा सामान एंट्री गेट पर रख दिया और थोड़ी देर बाद वह उन्हें जाते हुए देखता है और कार्ली रेडियो पर अपना स्थान प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। फिर नरभक्षी रेडियो के तार को नुकसान पहुंचाते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। खुद को आग की लपटों में पाते हुए कार्ली अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रखे हुए बॉक्स को ले जाती है और टावर की खिड़की तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ के नीचे की ओर देखा और अब उनमें से तीनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। 3 नरभक्षी उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें पकड़ने के लक्ष्य रखता है हुए वे पेड़ पर चढ़ जाने लगते हैं और उनका आगमन को देखकर उनमें से 3 एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते नजर आते हैं। एक पेड़ को पार करते हुए नरभक्षी कार्ली के पास पहुंचता है। मौका पाकर उसने उनके चेहरे पर हमला करते हुए उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब क्रिस उसे स्थिर करने के लिए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है